हेलो बच्चों, जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, केमिस्ट्री का पहला पार्ट बिलियन, उसका इंट्रोडक्शन दिया था हमने, शुरुआती बातें बताई थी जो इस तरह से बताया गया था। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे जहां तक पढ़ाए थे वहां तक चलते हैं। हमने बताया था बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण को कहते हैं। क्या विलयन, समांगी का अर्थ बताया था हमने कि जब कोई पदार्थ एक दूसरे में एक बराबर रूप से मिल जाता है उसे हम समांगी कहते हैं। इसी तरह से विलयन में जो कम मात्रा में रहता है उसे हम विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। हमने बताया था विलायक का नाम ज्यादा अक्षरों से बनता है इसलिए उसे विलायक कहते हैं, और विलेय कम अक्षर, 3 ही अक्षर है इसीलिए बिलियन में कम मात्रा में रहेगा। नोटेबल बात भी बताए थे कि जो बिलियन होता है वो हमेशा किसके जैसा होता है, विलायक के जैसा होता है। एक ही फेज में, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। अर्थात विलायक अगर गैस है तो बिलियन भी क्या होता है, गैस होता है। उसके बाद एक और बताया था इंपॉर्टेंट बात कि जलीय विलयन जब भी दिखाई दे तो इसमें याद रखिएगा जो विलायक होता है वो हमेशा क्या होता है, जल होता है। जैसा कि हमने बताया था कि जो जल होता है ये हमेशा किस रूप में यूज किया जाता है, तो ये हमेशा विलायक होता है। फिर यहाँ ये सवाल नहीं होता है कि ये कम मात्रा में है कि ज्यादा मात्रा में है। तो इस तरीका से हमने ये पहला, आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आया था बिलियन के प्रकार। जैसा कि हमने बताया था कि जो बिलियन होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि पदार्थ 3 अवस्था में पाया जाता है मुख्यतः। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन और कौन सा विलयन, गैस विलयन की चर्चा किया गया था। तो ठोस विलयन जिसमें विलायक हमेशा क्या होगा, ठोस होगा, तभी तो इसे ठोस विलयन कहते हैं। क्योंकि विलयन का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है, विलयन संपूर्ण रूप से निर्भर करता है किस पर, विलायक पर। तो विलायक अगर ठोस है तो विलयन ठोस होगा, विलायक अगर द्रव है तो विलयन द्रव विलयन कहलाएगा। उसी प्रकार से यदि विलायक गैस है तो उसे हम क्या कहेंगे, गैसीय विलयन कहते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार का, जो कि पिछले क्लास में चर्चा किया गया था। अब वो जितने भी टाइप्स के हैं विलयन बनते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे अगर बात करें तो गैसीय विलयन यहाँ पर 3 तरह का होगा। क्यों 3 तरह का होगा हम समझा रहे हैं। द्रव विलयन 3 प्रकार का होगा और ठोस विलयन भी 3 प्रकार का होगा। अगर हम बात करें तो गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया और ठोस विलयन हुआ। मुख्यतः 3 प्रकार का हुआ। लेकिन फिर आप देखते हैं कि 3 3 6 9 प्रकार कैसे हुआ, तो क्योंकि यहाँ जो विलायक होता है और जो विलेय होता है वो अलग अलग फेज में होते हैं। तो अगर विलेय गैस लें, विलायक गैस लें, गैसीय विलयन बनेगा। और ये वायु हमने बताया था, जो वायु एक विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, जिसमें हमने बताया था नाइट्रोजन कितने परसेंट का होता है, तो हमने बताया था 78%। जो वायुमंडल में जो वायु है उसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 78 होता है। ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है, 21% होता है जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। और बाकी जो अदर गैस है, जो अन्य गैस है, वो कितने प्रतिशत में हो जाएंगे, तो कहिएगा 1% में बाकी सभी गैस हैं। तो बाकी सब गैस में हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गया, अलग अलग प्रकार के गैस। और ये सारी के सारे गैस कैसे मिले हुए हैं, समांगी रूप से मिले हुए हैं। तो वायु हो गया एक उदाहरण किसका, गैसीय विलयन का। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक गैसीय विलयन का उदाहरण है, द्रव विलयन का उदाहरण है। तो उस तरह से एक बार इसको देख लीजिएगा किस तरीका से, ये सब हमने पिछले क्लास में चर्चा किया हुआ था, बस ये आज उसका नोट्स है, इसको लिख लीजिएगा, मेकअप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बिलियन की सांद्रता। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं बिलियन का, जो आगे जितने भी थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसमें एक टर्म आता है सांद्रता से रिलेटेड। इसको समझ लेते हैं, अब यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनना शुरू हो जाएगा आपको। और इस चैप्टर का यानी बिलियन चैप्टर का जो 12th का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो क्वेश्चन होता है उससे सांद्रता से शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। पहले समझते हैं कि बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं, क्या होता है सांद्रता। इसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन कहते हैं। सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं।
क्या होता है इसका मतलब कंसंट्रेशन का। तो आम भाषा में या देसी भाषा में या जो आपको समझ में आए उस भाषा में अगर हम बोलें, विलयन की सांद्रता मतलब विलयन की गाढ़ापन को बोल सकते हैं कि कौन सा विलयन कितना गाढ़ा है, कौन सा विलयन कितना पतला है। इस बात को व्यक्त करने के लिए हम बात करते हैं किसकी, सांद्रता का। तो यानी हम बोलेंगे सांद्रता तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये गाढ़ापन से रिलेटेड कोई शब्द है और उस तरह से चीजें हैं। तो सांद्रता किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि हम विलयन लेते हैं, कोई भी विलयन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पात्र है, इसके अंदर हमने विलयन ले लिया, तो एक गिलास है। जैसे हम चीनी और पानी का मिश्रण हमने ले लिया, पूरा अच्छा तरह से घुला हुआ शरबत हमने ले लिया, एक गिलास है जिसके अंदर जल भी है और चीनी की मात्रा भी है। तो इसके अंदर हमने एक गिलास क्या ले लिया, एक विलयन ले लिया। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो विलयन है वो विलयन क्या हो गया, फिक्स हो गया। क्या हो गया, विलयन की मात्रा फिक्स हो गया। एक गिलास में 250 ग्राम 300 ग्राम मान लीजिए एक शरबत है, उस तरह से रखा गया है। तो जो विलयन है उसकी मात्रा क्या हो गया, स्थिर हो गया। या जल, जल तो हमने बताया विलायक होता है, तो जल की मात्रा भी क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो जब किसी विलयन का या विलायक का स्थिर मात्रा के अंदर हम देखते हैं कि कितने उसके अंदर विलेय है। विलेय का उदाहरण हमने बताया था, चीनी हो गया, नमक हो गया, नींबू हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया, शुगर, बहुत सारा चीज आएगा आगे चलकर हम देखेंगे। तो विलेय जो होता है कम मात्रा में घुला होता है, तो इसमें अगर जल है तो विलायक हो गया, चीनी डाल दिए हैं तो विलेय हो गया। तो विलायक या विलयन का स्थिर मात्रा में एक गिलास हो, उसके अंदर वजन पता हो 200 ग्राम 300 ग्राम या लीटर में कहें तो आधा लीटर, 1 लीटर, 10 लीटर, इस तरह से फिक्स अमाउंट होना चाहिए। विलयन का अमाउंट फिक्स हो और उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे जो विलेय है वो कितना मात्रा घुला हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो विलयन या विलायक के स्थिर मात्रा में उपस्थित जितने विलेय होता है उसकी मात्रा को हम क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रक है। मतलब आप समझिए किसी विलयन की गाढ़ापन को व्यक्त करने के लिए अलग अलग टर्म है, अलग अलग मात्रा है, जिसको आपको बारी बारी से पूछना है और यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है क्या, मोलरता। जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके 12th के अंदर जो कंसंट्रेशन में, वो होता है क्या, मोलरता होता है। अब ये मोलरता, दूसरा हो गया क्या, मोललता, इंग्लिश भी समझते चलेंगे। पहला हो गया क्या, मोलारिटी, दूसरा क्या हो गया, मोलालिटी, तीसरा हो गया मोल अंश, या कभी कभी इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। हिंदी में अगर एक और नाम दे तो इसको एक और नाम से जाना जाता है क्या, तो मोल प्रभाज। अंग्रेजी में कहें तो मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता के अंदर ये सब टर्म लिखा रहता है, हालांकि ये इसमें भी यूज हो जाता है पीपीटी पीपीएम करके, देखते हैं आगे। तो प्रतिशत सांद्रता हो गया, फिर पीपीटी पीपीएम पीपीबी, ये समझेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो। और लास्ट में होता है क्या, नॉर्मलता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मेलिटी। तो आप कह सकते हैं कि जो सांद्रता होता है जो किसी विलयन की गाढ़ापन को व्यक्त करता है, वो कितने टर्म में, कितने टर्म से, कितने मात्रक से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो इनके नाम आपको याद होना चाहिए। पहला था मोलरता, फिर था मोललता, फिर था आपका मोल अंश, उसके बाद आता है प्रतिशत सांद्रता पीपीटी पीपीएम पीपीबी, उसके बाद आता है आपका नॉर्मलता। बारी बारी से हम इन सभी टर्म को देखेंगे, समझेंगे, इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो सीखेंगे। इनकी मात्रक से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक क्या होता है, नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। कई बार नॉर्मलता और मोलरता से रिलेटेड सवाल पूछता है, मतलब ये सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। मैंने इसका सवाल पूछेगा उसके अंदर ये मोल अंश लगा देगा, प्रतिशत सांद्रता लगा देगा, देखेंगे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको थोड़ा अच्छे से सीखेंगे। जब ये अच्छे से सीखेंगे तो आगे आगे का सवाल बनाने में आपको दिक्कतें नहीं होगी। तो हम समझ गए कि सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमें जो टर्म होता है वो हमें सीखना है। और इन सभी को सीखने के पहले सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आप कई बार सुनते हैं, कई बार देखते हैं कि मोलों की संख्या
नाम आता है, नंबर ऑफ मोल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग काउंटिंग जो करते हैं, किसी वस्तु का काउंटिंग करते हैं, किसी पदार्थ का, तो अलग अलग मात्रक यूज करते हैं, ठीक है। नापते हैं, मापते हैं, जैसे डिस्टेंस को मापने के लिए हम लोग मीटर का, बड़े से डिस्टेंस है किलोमीटर का, टाइम के लिए मिनट, सेकेंड, आवर, ईयर, डे, बहुत सारा है। उसी तरीका से टेम्परेचर के लिए केल्विन है। तो ऐसे ही कोई पदार्थ जो बहुत ही छोटा छोटे कण है उसके अंदर, उन छोटी छोटी कणों की गिनती करने के लिए, गणना करने के लिए, ये जो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब बहुत छोटा पड़ जाता है। तो इसे काउंटिंग करने के लिए हम एक बड़े मात्रक का यूज करते हैं, जो कहने में तो छोटा होता है लेकिन उसकी संख्या बहुत ज्यादा होता है। 10⁻23 होता है, उसके ऑर्डर का होता है। ये जो मोलो की बात किया जा रहा है इसके अंदर, यानी 10 पर 23 जीरो होते हैं, उसके आगे कुछ अंक लिखे रहते हैं। तो वो जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु की संख्या, अणु की संख्या, आपको इन सभी चीजों की संख्या को गणना हो तो आप 1 2 3 गिन के नहीं गिन सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, मोलों की संख्या निकालते हैं, मोल निकालते हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है, क्या है, हमने बता दिया आपको कि परमाणु की संख्या गणना हो या छोटे छोटे कणों की गिनती गिनना हो, उसमें हम मोलों की संख्या को याद करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ग्लास वाटर ले लिया, जल ले लिए, अब उसमें जल के कितने अणु हैं ये आप ऐसे 1 2 3 करके नहीं गिन सकते। उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला, इसको पहले दर्शाते हैं स्मॉल एन से। मोलों की संख्या को हम इस चैप्टर में जब भी फॉर्मूला में यूज करेंगे तो उसे एन ए से डिनोट करेंगे, एन ए लिखते हैं एन से, स्मॉल एन से। और इसका फॉर्मूला होता है, इस तरह से लिखा गया है, आप देख लीजिए, इस तरीका से लिखते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। जहां इस सभी जो लेटर है इसका अपना अपना मीनिंग है। तो एन क्या है, तो आप कहिएगा सर एन का मतलब हो गया मोलों की संख्या। तो एन मतलब हो गया मोलों की संख्या। अब आप विलेय का मोलों की संख्या निकालेंगे, विलायक की मोलों की संख्या निकालेंगे। मान लीजिए जल का अणु की गणना करने जा रहे हैं, तो उसके लिए विलेय विलायक हो जाएगा। तो दिए गए पदार्थ की भार, ये क्या हो जाएगा, दिए गए पदार्थ की भार, भार मतलब वजन, किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से सूचित किया गया है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आता है पदार्थ का अणु भार, इसको हम एम डैश से सूचित करते हैं। क्या चीज से, एम ऊपर में क्या लिखेंगे, डैश लिखेंगे। यही बन के हमारा फॉर्मूला बनकर निकला। मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा डब्ल्यू इन ग्राम बाई एम डैश हो जाता है। जहां पर ये आपको दिया रहेगा, जैसे कहेगा 10 ग्राम जल है ना, 20 ग्राम जल है, या 98 ग्राम H2SO4 है, 63 ग्राम HNO3 है। यूरिया के बारे में कहेगा कि मान लीजिए 60 ग्राम यूरिया है, उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करें। अभी देखेंगे क्वेश्चन है कुछ उस तरह का, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें प्रॉपर आप समझ गए, एन का मतलब क्या होता है, मोलों की संख्या। जब भी हम मोलों की संख्या ज्ञात करने को कहेंगे, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। डब्ल्यू क्या है, दिया गया वजन, दिया गया भार, जो क्या चीज में होगा, ग्राम में होगा। और एमडेस क्या हो गया, तो अणु रहेगा तो अनुभार, परमाणु रहेगा तो परमाणु भार, और आयंस रहेंगे तो आयनिक भार के नाम से जाना जाता है। तो केवल ये अनुभार नहीं है, यहाँ जो एमडेस आप देख रहे हैं, एमडेस को आप कह सकते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर परमाणु का मोलों की संख्या निकालना है तो ये हो जाएगा परमाणु भार। अगर आप ये अणु लेते हैं तो ये हो जाएगा अणु भार। आप जो यूज कर रहे हैं, जिसकी मोलों की संख्या निकाल रहे हैं, वही हो जाएगा, ये अनुभार हो जाएगा। और यदि आयंस लेते हैं तो आयन का क्या हो जाएगा, आयनिक भार हो जाएगा। तो केवल ये अणुभार नहीं है, आप कह सकते हैं ये परमाणु भार भी हो सकता है, यहाँ पर अणुभार भी हो सकता है और आयनिक भार भी हो सकता है। तो देखा आप। अब चलते हैं, जहां एन का मतलब मोलों की संख्या हो गया, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू है, इसका मतलब पदार्थ का भार किस में होगा, ग्राम में। जैसे पदार्थ कहने का मतलब चीनी, चीनी दे देगा, यूरिया दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, है ना। एमडेस का मतलब पदार्थ का अनुभार, यहाँ पर अनुभार भी हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, परमाणु भार भी हो सकता है और आयनिक भार भी हो सकता है। तो हमें अब याद करना पड़ेगा, क्या याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे परमाणु जिनका बार बार केमिस्ट्री में यूज होता है इस चैप्टर में,
उनका आपको परमाणु भार याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर में जब तक आप बनाएंगे सवाल तब तक ये सारी चीजें याद हो जाएगी। इतना याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद बीच के जितने भी एटम है उसको याद नहीं रखना है। कार्बन का याद रखिएगा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27। ये हम क्या बता रहे हैं, ये परमाणु भार बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, तो ये आपका परमाणु भार है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका परमाणु भार की चर्चा किया जा रहा है। याद रखिएगा ये क्या है, तो ये परमाणु का परमाणु भार है। तो परमाणु भार कह सकते हैं, एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का बता दिया, यहां तक बता दिया था। फास्फोरस का 31 होता है, सल्फर का 32, क्लोरीन का बहुत बार यूज होगा 35.5, यूरिया डायरेक्ट याद रखिएगा 60 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है 180, केन शुगर का कितना होता है। अगर आपसे जल का पूछा जाए कि जल का अणु भार कितना होगा, तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा, 18 होता है। अब निकालते हैं कि इसका यूज करके हम लोग मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम अणुभार कुछ चीजों का निकालना सिखाते हैं। जैसे हमने बताया H2O, इसको क्या बोलते हैं, जल। पूछा जाएगा कि जल का अणुभार, क्योंकि फॉर्मूला में अणुभार जरूरत है, तो आप क्या कहिएगा कि सर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, गुना में कितने हाइड्रोजन है, 2 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है, तो कहिएगा सर ऑक्सीजन का तो 16 होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जल का अणुभार कितना होता है, 18। जैसे जैसे सवाल बनाएंगे आपको ये याद होते चलेगा कि जल का 18 होता है, नाइट्रिक एसिड का 63 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है। इस तरीका से याद रखिएगा, तो याद होते चलता है। जैसे हम आपको बताते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका अगर हमें अणुभार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो हाइड्रोजन का अभी बताया हमने कितना होता है, 1, कितना से गुना करेंगे, 2 से, तो 1 गुने 2 हो जाएगा। प्लस सल्फर दिख रहा है, सल्फर का जब यहाँ देखिएगा तो कितना दिखाई दे रहा है, 32, तो यहाँ 32 लिखेंगे। फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आपने लिखा हुआ है कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 16, 16 को कितना से गुना करेंगे, 4 से। अब ये हो जाएगा 16 चौका 64, फिर 32 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, तो ये पूरा कुल मिलाकर कितना निकल कर आएगा, 98 बनकर आएगा। तो इसी तरीका से आपको नाइट्रिक एसिड का निकालना हो, HNO3, अगर मान लीजिए इसका निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो फिर यहीं से ढूंढेंगे और लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, प्लस 1 है तो 1 लिख दिए, नाइट्रोजन 1 है तो 1 का कितना होता है, 14, तो लिख देंगे 14। अब प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 गुने 3, 16 या 48, 1 जोड़ेंगे 49, 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 63। तो हम कह सकते हैं HNO3 का कितना हो जाता है, तो कहिएगा सर HNO3 का कितना होता है, 63 होता है। याद नहीं करना है, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जब आप सवाल बनाएंगे तो याद होते चले जाएगा। तो हमने अभी सांद्रता पढ़ रखा था, जैसा कि हमने क्या पढ़ रखा था, सांद्रता। पीछे हमने बताया था कि सांद्रता को व्यक्त करने वाले ये सारे टर्म हैं, लेकिन इनको बनाने से पहले एक छोटा सा टर्म आपको हमने बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या, जिसका फॉर्मूला होता है N बराबर W/m डैश। अब इससे भी कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इस तरीका से। ठीक है, सवाल नंबर पहला कहेगा 98 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी होगी बताइए। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, अणुभार। क्या दिया हुआ है, तो कहिएगा सर H2SO4 दिया है। H2SO4 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा आपका क्या निकालना पड़ेगा, H2SO4 का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का हमने अभी बताया था कितना, 1, गुना में लिखेंगे, चूंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुना होगा। प्लस सल्फर का हमने बताया था कितना, 32, यहाँ गुना नहीं लिखेंगे क्योंकि सल्फर कितना है, 1 है, अगर 2 रहता तो 2 से गुना होता। प्लस ऑक्सीजन का हमने कितना बताया था, 16 बताया था, यहाँ गुना होगा क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 है, तो इसको जब काउंट कीजिएगा तो ये निकल कर आएगा कितना, 98 आ जाएगा। ये जो अभी निकल कर आया इसको हम एमडेस बोलते हैं, इसको बोलेंगे अणुभार। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए आपको, वजन चाहिए ग्राम में। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है
कितना ग्राम दिया है, इसको स्मॉल w से सूचित करते हैं। दिया गया द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम है। अब आपसे पूछ रहा है मोलों की संख्या बताइए, तो मोलों की संख्या को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, तो मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से सूचित करते हैं। तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या को हम n से सूचित करते हैं और इसका सूत्र होता है W बाई क्या होता है m डैश। तो W का वैल्यू दिया रहेगा, कितना दिया हुआ है, तो 98 दिया हुआ है। m डैश आपने कितना निकाला, 98 निकाला। ये भी ग्राम पर मोल होता है, याद रखिएगा। ये जो आपने निकाला है इसकी मात्रक होता है ग्राम बट्टे क्या होता है, मोल होता है। मोल का मतलब मोलों की संख्या हो गया, ठीक है। तो अगर हम मात्रक भी रखेंगे ना, तो ये इसका मात्रक तो ग्राम हो जाएगा, फिर इसकी मात्रक की बात करें तो ये ग्राम बाई क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये मोल ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 मोल बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 98 ग्राम अगर H2SO4 लाइएगा तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, तो 1 मोल होगा। तो मोलों की संख्या हमको निकालना इस तरीका से हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकलता है। अगला सवाल है 120 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो फिर वही चीज है, हमें क्या चाहिए, यूरिया का क्या चाहिए, यूरिया का क्या चाहिए, तो यूरिया का हमें चाहिए क्या, m डैश चाहिए। तो हमने अभी इधर पीछे जाइएगा तो हमने लिखा हुआ है कि यूरिया का कितना होता है, तो यूरिया का कितना दिखाई दे रहा है, 60, ग्लूकोज का 180। जब 2-3 बार इसको बनाएंगे पढ़ेंगे चैप्टर, तब तक ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, यूरिया, यूरिया का हम क्या अनुभार कहें जिसको हम m डैश बोलते हैं, तो कितना होता है, 60 होता है। फिर अगर हम वेट की बात करें तो वेट कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है। अब आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा है, मोलों की संख्या पूछा जा रहा है। मोलों की संख्या निकालने का क्या सूत्र होता है, तो n इक्वल टू होता है W बाई m डैश। तो W बाई क्या हो जाएगा, m डैश। याद रखिएगा ये W हमेशा ग्राम में होगा, अगर ग्राम में नहीं है तो क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे ग्राम में। जैसे केजी में दिया है तो 1000 ग्राम से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 120, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये यहाँ 60 आया, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 2 मोल हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप 120 ग्राम यूरिया कहीं से लाते हैं तो आप या तो ये बोल सकते हैं कि हमने 120 ग्राम यूरिया लाया, या फिर आप केमिस्ट्री की भाषा में बोलेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि हम 2 मोल यूरिया लेकर आएंगे। कभी कभी क्या होगा, मोलों की संख्या दिया रहेगा और वेट पूछेगा। आप देख सकते हैं कि टोटल कितने अननोन हैं, 3 हैं। क्या क्या 3 है, एक मोलों की संख्या है, दूसरा आपका दिया गया द्रव्यमान है, और तीसरा क्या है, अनुभार है। आप इस फॉर्मूला को तिरछा गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये जब यहाँ गुना होगा तो W इक्वल टू हो जाएगा मोलों की संख्या गुना में क्या हो जाएगा, अनुभार हो जाएगा। आप चाहे तो इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ आकर भाग हो जाएगा। तो आप अनुभार निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा W बाई क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर इसमें 3 गो अज्ञात चीजें हैं, 3 में से 2 कोई भी दिया रहेगा तो तीसरा आप बता सकते हैं कि कितनी होगी। आया समझ में। अब अगला आता है 90 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम ग्लूकोज में 90 ग्राम ग्लूकोज में आपसे पूछा जा रहा है मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ग्लूकोज का m डैश कितना होता है, तो हमने बताया अभी लिखा हुआ था 180 होता है। वेट कितना दिया हुआ है, तो 90 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है मोलों की संख्या, यानी n बराबर पूछा जा रहा है। हमने बताया था n का फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए, मोलों की संख्या बराबर कितना होता है, तो मोलों की संख्या होता है W बाई क्या होता है, m डैश होता है। जब इसको भाग कीजिएगा, W का वैल्यू 90 है, m डैश का वैल्यू कितना है, 180 है। जब इसको काटिएगा तो ये 1/2 आएगा, भाग दीजिएगा तो 0.5 क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि 90 ग्राम ग्लूकोज कहिए चाहे 0.5 यानी आधा मोल कहिए,
एक ही बात होता है। तो मोलों की संख्या एक अलग टर्म था जो हम आपको बता दिए। क्यों? क्योंकि हमें सीखना था सांद्रता, और सांद्रता में आपको मोलों की संख्या बार बार आएगा, तो इसे कैसे डील करना है हमने बता दिया। फॉर्मूला याद हो गया, नहीं भी हुआ तो फिर आगे बताएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, याद करेंगे इस तरीका से। तो अब आता है हमारा मोलरता, जो हमने पहला आपको बताया था। एक बार और दिखाते हैं कि सांद्रता किसे कहते हैं। हमने बताया था जैसा कि किसी भी विलयन की गाढ़ापन को व्यक्त करने के लिए, कि पतला है, गाढ़ा है, ऐसे टर्म को हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। जिसे व्यक्त करने के लिए अलग अलग मात्रक है। तो हम पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं, किसको? मोलरता। लेकिन बीच में आपको हमने सिखा दिया मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किसे कहते हैं हमने बताया। इसके बाद अब आते हैं हम लोग मोलरता। क्यों? क्योंकि इसी मोलरता के अंदर जब आप इसका परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? मोलों की संख्या। तो अब आप समझ गए कि मोलों की संख्या अगर हमें निकालना है तो इसे n से सूचित करते हैं, और इसका सूत्र होता है W बाई क्या होता है? m डैश। ये हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको जल्दी याद कर लेंगे। तो क्या कह रहा है? प्रति लीटर बिलियन में, यानी अगर हम 1 लीटर कोई घोल लाते हैं, कोई बिलियन लाते हैं, सपोज कीजिए हम चीनी घुला हुआ जल लेकर आते हैं, यानी शरबत लेकर आते हैं, तो इसका आयतन कितना होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। ये पहले बोला जा रहा है। 1 लीटर को हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। तो ये 1000 मिलीलीटर होना चाहिए, जिसके अंदर चीनी घुला हुआ है या आप नमक घुला हुआ है, ऐसे समझिए। तो 1 लीटर बिलियन में, अब इसमें जो घुला हुआ रहेगा उसे हम बिले कहते हैं। क्या कहते हैं? बिले। जैसा कि हमने बताया, इसके अंदर मान लीजिए चीनी घुला हुआ है, तो जो चीनी घुला हुआ है वो कितना है? वो आपको क्या चीनी का चाहिए? मोलों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए? मोलों की संख्या। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो मान लीजिए अगर ये 1 लीटर बिलियन है और हमें ये पता चल गया कि चीनी कितना मोल है? 2 मोल इसमें घुला हुआ है। कितना मोल है? 2 मोल। तो पूछेंगे मोलरता कितना हुआ? तो आप कहिएगा सर मोलरता इसका 2 हो जाएगा। मोलरता कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि मोलरता क्या कहता है? 1 लीटर में कितना मोल घुला हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि चीनी हम जाके मोल में पता कर लें आसानी से, खरीदते भी नहीं है। हम दुकान में जाके बोलेंगे कि हमको 2 मोल चीनी दीजिए, तो वो बोलेगा इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, आप ही को डांट देगा। वो बोलेगा केजी में बताओ या पैसा से बताओ, 10-20 रुपया। मोल जो होता है वो कहाँ यूज होता है? तो किताबी बात तो है, ये किताब में यूज होता है। आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, हम पढ़ा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को तो समझ में आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम मोल से रिलेटेड हम लोग मोल नहीं समझते हैं। अब हम समझ रहे हैं। ये क्या दिया रहेगा? ये ग्राम में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कितना ग्राम दिया रहेगा? 50 ग्राम दिया रहेगा कि इसके अंदर 50 ग्राम चीनी घुला दे। 1 लीटर बिलियन है जिसके अंदर 50 ग्राम क्या घुला हुआ है? चीनी घुला हुआ है। अब बताइए मोलरता कितना होगा? तो मोलरता का परिभाषा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आता है, पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। दिखाएंगे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जाता है। तो 1 लीटर बिलियन में, ये बिलियन की मात्रा है। 1 लीटर प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 2 लीटर बिलियन में घुला रहेगा, 2 लीटर बिलियन में अगर 4 मोल अगर घुला हुआ है, तो हम इसको सिंपल मैथ से समझ सकते हैं कि 2 लीटर बिलियन है, उसमें कितना मोल है? 4 मोल है। तो हमारा जो परिभाषा कहता है वो कितना लीटर होना चाहिए? 1 लीटर होना चाहिए। 2 लीटर में 4 मोल है तो 1 लीटर में कितना मोल हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। जितना मोल घुला रहेगा उसी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। हर हाल में आपको 1 लीटर पर निकाल देना है। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 मिलीलीटर पे। आप देखेंगे मिलीलीटर में भी इसको चेंज करेंगे। ठीक है ना। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल एम से सूचित करते हैं। कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एम डैश, जिसको क्या बोलते हैं? अणु भार बोलते हैं। और यहाँ पे हमने केवल क्या लिखा हुआ है? कैपिटल एम लिखा हुआ है। तो मोलरता को क्या चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल एम से सूचित करते हैं। और इसका मात्रक होता है क्या? मोल बटे लीटर। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसको एकदम याद कर लीजिए। मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल बटे लीटर। क्या होता है? मोल बटे लीटर। अब मोलारिटी का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा।
तो मोलरता का क्या मतलब होता है? अभी अभी बताया गया कि विलेय में मोलरता का मतलब होता है कि विलेय की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। प्रति लीटर का मतलब ही होता है कि 1 लीटर। नीचे में क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। फॉर्मूला बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। आयतन क्या चीज में होना चाहिए? आयतन 1 लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या। आप देखिए ध्यान से, तो क्या हुआ? ऊपर हो गया मोल, नीचे हो गया लीटर। इसी से मात्रक आता है क्या? मोल बटे लीटर। अब इसका सूत्र बताते हैं कि इसका सूत्र कैसे होगा। इसको डिनोट करते हैं क्या चीज से? तो इसको डिनोट किया जाता है आपका एम से, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एम हो गया, बट्टा में होता है एन बाई क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। जहां पर एन का मतलब क्या होता है? तो मोलों की संख्या। अभी हमने बताया था मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? एम डब्ल्यू बाई क्या होता है? एम डैश हो जाता है। याद रखिएगा, ये क्या चीज में होगा? ये लीटर में होगा। ये क्या चीज में होगा? लीटर में। अगर मान लीजिए कि आयतन लीटर में नहीं दिया है, कहेगा कि 500 मिलीलीटर है, तो उसे पहले लीटर में बदलना पड़ेगा। आपको पता है कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? नहीं पता है तो याद रखिए, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर होता है। यानी हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना होगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। ये पहला फॉर्मूला हुआ, जहां पे मोलरता का सूत्र होता है एन बाई क्या होता है? वी एम एल। वी एम एल होता है, ठीक है ना। दूसरा इसका जो मात्रक होता है, दूसरा जो सूत्र होगा, वो एन बट्टा में हो जाएगा वी, और वी क्या चीज में दिया रहेगा? मिलीलीटर में। और इसको कितना से भाग कर देंगे? 1000 से, क्योंकि 1000 से भाग करने पर ये क्या चीज में बदल जाएगा? लीटर में। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो फॉर्मूला बनकर आएगा एन इंटू क्या? 1000, और बट्टा में आ जाएगा वी एम एल हो जाएगा। वी एम एल हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारा पहला जो फॉर्मूला बना, एक तो ये बना। दूसरा फॉर्मूला इसका बनकर आएगा मोलों की संख्या गुना में 1000, और बट्टा में क्या हो जाएगा? वी एम एल हो जाएगा। ये तीसरा हुआ। अभी और इसमें 2 फॉर्मूला आएगा, जिसको हम आगे आने वाले समय में इसको चर्चा करेंगे। जितना भी आप स्टेप बढ़ेंगे उतना फॉर्मूला बनते जाएगा। ये इसका फॉर्मूला नहीं है, ये है तो उसको हमने यहाँ लिखा। एक और फॉर्मूला आएगा जब मोलों की संख्या एन को आप क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बाई एम डैश, तो फाइनल फॉर्मूला बनकर आएगा। तो इस तरीका से आपने देखा, आज हमने चर्चा किया। क्या चर्चा किया? तो आज हमने आपको यहाँ से समझिए बिलियन की सांद्रता, यहाँ से हमें पढ़ना शुरू किया एक तरह से, जिसमें पहला टॉपिक हमने बताया मोलरता। मोलरता को समझने के लिए मोलों की संख्या बताया, और फिर हमने बताया मोलों की मोलरता कैसे होता है, जिसमें हम इसमें फॉर्मूला लिखे थे, वो मिट गया, फिर से लिख दिया जाएगा। तो ये आशा है कि आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा, समझ में आया थोड़ा सा बिलियन की सांद्रता किसे कहते हैं। हमसे जुड़िए, और एकदम जीरो से लेकर और अच्छा कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं हम लोग। हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।